हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि मैं सीटेट से संबंधित जो पेपर होते हैं उनका डिस्कशन कर रहा हूं, क्वेश्चन के एमसीक्यू का। और आज मैं एक उसी से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आया हूं और यह टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी सीडीपी का है, जिसको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। और यह मेजर सेक्शन है क्योंकि एग्जाम में अक्सर बच्चों का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं होता है और यहीं से बच्चे फंस जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं या देने का सोच रहे हैं तो उसमें सीडीपी का जो सेक्शन होता है, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसमें शिक्षण शास्त्र भी जुड़ा हुआ है, यह भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, थोड़ा इसमें समय देंगे, अपना समझ विकसित कर लेंगे तो इसमें 30 में 28 से 29 मार्क्स आप बहुत आसानी से एक्वायर कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं ये सीरीज चला रहा हूँ और आज हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के बारे में बात करेंगे कि विकास की अवस्था जो है और जिसमें नैतिकता की बात कही गई है, उसमें लॉरेंस कोलबर्ग अपना क्या स्टेटमेंट देते हैं और उनकी सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग, आप सबको पता होगा कि लॉरेंस कोलबर्ग एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और यह बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं कि बच्चे जब विकसित होते हैं तो किस अवस्था में उनमें नैतिकता का विकास होता है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप सबको पता है कि बालक में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित और सर्वांगीण स्तर और अवस्थाएं पाई जाती है। अपने रिसर्च पे लॉरेंस कोलबर्ग जो है इन्होंने रिसर्च किया और इस रिसर्च पे इन्होंने पाया कि बच्चों का जब विकास होता है, आप सबको पता है कि बच्चे अपने अलग अलग अवस्थाओं में विकसित होते हैं। उनका मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास भी अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह के होते हैं। इसी तरह इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब बच्चे विकसित होते हैं तो उनका नैतिक विकास और चारित्रिक निर्माण भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती हैं, यानी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। और ये लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रदत्त इस वर्गीकरण को कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। इनमें निम्न प्रकार के वर्गीकरण के द्वारा बालकों के चरित्र और नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को इन्होंने 5 स्तर में बांटा और 5 अवस्थाएं इन्होंने सामने प्रस्तुत की। इन्हीं अवस्थाओं को हम क्रमिक रूप से देखेंगे, जिसमें पहले अवस्था की बात की जाए, ध्यान रखेंगे, पहले अवस्था की बात की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व नैतिक अवस्था। ध्यान रखेंगे, पूर्व नैतिक अवस्था। फिर वह स्व केंद्रित अवस्था सेकंड है। थर्ड की बात करूं, परंपराओं को धारण करने के प्रति आधारहीन और अचेतनात्मक अवस्था को हम लोग थर्ड स्टेज में रखते हैं। फिर आधारयुक्त अवस्था, फिर आत्मचेतना अवस्था। यानी ये सारे अवस्थाएं जो हैं बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में दी गई हैं और नैतिक विकास और इनमें चारित्रिक निर्माण को ये दिखाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरण की पहली अवस्था जो है, जिसको हम पूर्व नैतिक अवस्था बोलते हैं, नॉर्मल स्टेज बोलते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ये अवस्था आपको पता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान होता है। पूर्व नैतिक अवस्था की बात की जाए तो यह अवस्था शैशव अवस्था में डेवलप होती है। ध्यान रखेंगे, कब डेवलप होती है? शैशव अवस्था में
यह डेवलप होती है, ध्यान रखेंगे। और शैशवावस्था का समय आप सबको पता है कि ये जन्म से लेकर के, मैं बता दूं, जन्म से लेकर के दो वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। और इसी में नैतिक विकास का, जो पूर्व नैतिक विकास का चरण है, यह देखा जा सकता है। यह प्रश्न भी बना है कि पूर्व नैतिक अवस्था किस एज ग्रुप में पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, पूर्व नैतिक अवस्था जो है यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के बीच पाई जाती है। इस अवस्था में बालक किसी प्रकार की नैतिक या चारित्रिक मूल्यों को धारण नहीं करने की बात नहीं उठती है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ नहीं आता कि उसे इसके ऐसा करने के से किसी अन्य का नुकसान होगा या परेशानी होगी। यानी ध्यान रखेंगे, इस अवस्था की बात की जा रही है जो अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष की है। इस अवस्था में बच्चों को यह ज्ञान नहीं हो पाता कि जो हम कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं, इससे किसी को फर्क पड़ेगा या किसी को परेशानी हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसका ज्ञान उसको नहीं होता है। इसलिए हम इसे पूर्व नैतिक अवस्था बोलते हैं। अर्थात इस अवस्था में वह उसको भला बुरा का कोई पहचान नहीं होता। बच्चा ये नहीं पहचान पाता कि इस अवस्था में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट कैसे पड़ेंगे समाज पर। ध्यान रखेंगे, यह वह कहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। देखिए, यह हम लोग कालक्रम की बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच के, और इसमें वह बच्चा ये समझ नहीं पाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यह बात उसकी समझ से बाहर होती है। उसे अपनी इच्छाओं, घटनाओं, ध्यान रखेंगे, उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता है, और परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी से ही व्यक्त करता है। ध्यान रखेंगे, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, पूर्व नैतिक अवस्था की बात की जाए तो वह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष की हो रही है। 2 वर्ष में ये अवस्थाएं डेवलप होती हैं, और इसमें बच्चे को अच्छे तरह से पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वह यह भी समझ नहीं पाता कि जो हम कर रहे हैं उससे किसी का भला होगा या बुरा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा अपने इच्छाओं पर, अपने संवेगों पर और अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि वह अपने मर्जी से ही वह रिएक्ट करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। दूसरा अवस्था आता है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था की बात की जाए, यह दूसरा अवस्था है जो बच्चों में 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल से संबंधित है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था में यह स्टेज, यह संकल्पना डेवलप होती है, जिसको, और आप सबको पता है कि बाल्यावस्था को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक है पूर्व बाल अवस्था, दूसरा है उत्तर बाल अवस्था। अगर मैं पूर्व बाल अवस्था की बात करूं तो यह 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच के कालक्रम को हम लोग पूर्व बाल अवस्था में रखते हैं, और उत्तर बाल अवस्था की मैं बात करूं तो यह 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के अवस्था को हम लोग उत्तर बाल अवस्था में रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यह कहा जा रहा है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था कोलबर्ग का दूसरा स्टेज है। यह बताते हैं कि परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था जो है यह उत्तर बाल अवस्था में डेवलप होती है, जिसका कालक्रम होता है 7 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था। यानी कह सकते हैं यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच डेवलप होती है, 12 वर्ष के बीच विकसित होती है, जो प्रारंभिक बाल अवस्था यानी वो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुण को धारण करता हुआ देखा जाता है। ध्यान रखेंगे,
में कहा जा रहा है जो यह अवस्था है यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। इस अवस्था में बच्चे में सामाजिकता यानी समाज में जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो संस्कृति के द्वारा निर्वहन की जा रही हैं, उस परंपराओं को वो सीखना शुरू कर देता है और उसी को धारण करता है और अपने जीवन में निर्वहन करता है। यानी कह सकते हैं समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, परंपराओं और मूल्यों को धारण करने के संबंध में नैतिक विकास होता है और यह देखा जाता है। यानी कह सकते हैं कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है इसमें परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था कहते हैं। और इस एज ग्रुप का बालक जो है यह अपनी परंपरा को, जो सामाजिक परंपराएं चली आ रही हैं, जो सामाजिक नियम चले आ रहे हैं, सामाजिक धारणाएं चली आ रही हैं, उनको यह एक्सेप्ट करता है यानी स्वीकार करता है और उसी के हिसाब से अपने कार्यक्रम, अपने भावनाओं को, अपने संवेगों को व्यक्त करता है। ध्यान रखेंगे इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। ध्यान रखें इसके पहले हमने बात किया कि जन्म से लेकर के 2 साल में जो बच्चा होता है उसमें अच्छाई बुराई या सही गलत का भेद नहीं कर पाता, लेकिन यह परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है जिसका तात्पर्य है 6 से 12 वर्ष के बीच के कालक्रम की बात की जा रही है। इस कालक्रम के बच्चों में क्या अच्छा है क्या बुरा है वह समझने लगते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं समाज में जो धारणाएं व्याप्त हैं, जो परंपरा चली आ रही है, उसके सगे संबंधी पेरेंट्स जिस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं उस परंपरा को वो समझने लगता है और उसके हिसाब से जो भी घटनाएं होती हैं वो घटनाएं हमारे लिए, समाज के लिए या परिवार के लिए अच्छी है या बुरी है, इसकी समझ विकसित हो जाती है इस काल में। इसके बाद तीसरे अवस्था की बात की जाए जिसको हम लोग आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था बोलते हैं। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था बोलते हैं। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। ध्यान रखेंगे यह अवस्था जो है किशोरावस्था से जुड़ी है, अर्थात हम कह सकते हैं यह 12 से 18 वर्ष के बीच के कालक्रम में निर्धारित, यानी 12 से 18 वर्ष के बीच जो बालक होते हैं उनके साथ ये अवस्था जुड़ी होती है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है। ध्यान रखेंगे क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी अवस्थाओं की हमने बात की है उन अवस्थाओं में किशोरावस्था जो है जिसका कालक्रम 12 से 18 साल, कहीं कहीं 11 दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये 12 से 18 साल की जो अवस्था है जिसे किशोरावस्था कहते हैं, इस अवस्था के बालक में सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास की चरम सीमा होती है, यानी ऊंचाइयां, ये चरमोत्कर्ष होता है। और इसमें बच्चा जो है आत्मचेतना यानी अपने समाज का निर्माण, अपने देश का निर्माण, अपने कैरियर का निर्माण कैसे करना है इसके बारे में उसको समझ विकसित हो जाती है। यह आचरण इस काल में जो बच्चा है वह आचरण करता है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है। यानी इस अवस्था में वह समझ जाता है कि यह मेरा आचरण है, यानी मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो मेरा नैतिक कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है और मैं व्यवहार कर रहा हूँ, किस तरह समाज के लिए व्यवहार कर रहा हूँ, इन सब की अनुभूति, यानी जो मेरा व्यवहार है किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा है बुरा है या समाज के प्रति अच्छा है या बुरा है, इन सब चीजों की अनुभूति उससे होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों के स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। अर्थात ध्यान रखेंगे हम लोग किशोरावस्था की बात कर रहे हैं और किशोरावस्था में आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इस काल में बच्चे में सामाजिक, आर्थिक और सामवेगिक विकास का चरमोत्कर्ष होता है और इस अवस्था में जो बच्चा
काम कर रहा होता है या आचरण कर रहा होता है, नैतिक व्यवहार कर रहा होता है, उसके बारे में उसको समझ हो चुकी होती है और उसको पता है कि मेरा व्यवहार मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा है या बुरा है, इसकी समझ उसको हो जाती है। और इस प्रवृत्ति का वो अपने मानसिक विकास के आधार पर वो जज करता है कि मेरा व्यवहार कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए। और इसमें देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि पूर्णता की चाह उसमें स्वयं असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्णता की चाह उसमें स्वयं असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही चाह भटकाव का कारण बनता है। यानी यह डिमेरिट भी है। यानी उस एज ग्रुप में, किस एज ग्रुप में, यानी हम लोग 12 से 18 वर्ष के एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस एज ग्रुप में जो बच्चा होता है, इसमें उसको विश्वास हो जाता है कि हम अपने ज्ञान से, अपने मानसिक विकास से संपूर्ण हो चुके हैं। और यही पूर्णता की चाह जो होती है उसको भटकाव का रास्ता दिखाती है। और कोई बच्चे इस एज ग्रुप में सही डायरेक्शन नहीं मिलने के वजह से, सही व्यक्ति के संपर्क में नहीं हो जाने के वजह से वह बच्चा अपने मार्ग से भटक जाता है और उसमें भटकाव की स्थिति देखी जाती है। इसलिए शिक्षकों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इस एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको कैसे टैकल किया जाए और कैसे संभाला जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, जिसको आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था बोलते हैं। नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। ध्यान रखेंगे, नैतिक और चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार के विकास होते हैं। अर्थात हम लोग 18 से लेकर के 25 साल के एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। 25 साल यानी प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे हैं। प्रौढ़ावस्था में ये गुण डेवलप हो जाते हैं। यानी इस एज ग्रुप में, प्रौढ़ावस्था में नैतिक और चारित्रिक विकास पूर्ण रूप से हो चुके होते हैं। यानी उस व्यक्ति को अच्छे भले की पहचान पूर्णतः होने लगती है और वह उसी के हिसाब से अपने क्रियाकलाप को अंजाम देता है। ध्यान रखेंगे, अब यहाँ जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात व्यक्तित्व विशेष की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है। ध्यान रखेंगे, इस एज ग्रुप में जो व्यक्ति होता है सिर्फ भावनाओं के फलस्वरूप बात नहीं करता, बल्कि भावना के साथ साथ वो मानसिक शक्ति का, मानसिक डेवलपमेंट का भी प्रयोग करता है और मानसिक शक्ति का भी प्रयोग करता है ताकि उन चीजों को संभाल सके और वह अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व में उतारता है। अर्थात कह सकते हैं कि अब यह एज ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो भावनाओं में बहकर अपने कार्य का अंजाम नहीं देता, बल्कि भावना के साथ साथ अपने बुद्धि का भी, विवेक का भी प्रयोग करता है और उस विवेक के हिसाब से जो चीजें अच्छी लगती हैं और जो व्यवहार वो कर रहा है वो अच्छी लगती हैं, उसी के हिसाब से उसका राष्ट्र और उसका चारित्रिक निर्माण होता है और उस व्यक्ति की पहचान होती है। चलिए इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में शिक्षा का महत्व। अगर शिक्षा से बात की जाए, क्योंकि शिक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि कोलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने,
ध्यान रखेंगे, यहाँ कहा जा रहा है शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने तथा अवस्था के ज्ञान से शिक्षकों को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसे व्यवहार जो समय के साथ परिवर्तित होंगे उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, यानी हमने नैतिक विकास की अवस्था की बात की, जैसे शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर के 2 साल, फिर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के जो 12 वर्ष की अवस्था की बात की, उस अवस्था में बच्चों में यह विकसित होती है और वह जो प्रक्रिया करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, और उनको सुधारने के लिए अगर हमें पता है कि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उनके क्रियाकलाप में परिवर्तन हो सकता है, तो उस क्रियाकलाप के लिए दंड देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुत मेजर फैक्टर है, समझने की आवश्यकता है। शिक्षक बालक के अनुशासन स्थापित करने, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने, समाज या राष्ट्र के प्रति अनुशासित रखने में मदद कर सकता है। ध्यान रखेंगे, यह उसके नैतिक विकास के सिद्धांत को समय काल के हिसाब से अगर हम अच्छे से समझ गए हैं कि किस अवस्था में बच्चों के नैतिक विकास की अवधारणाएं डेवलप होती हैं और उसकी प्रकृति कैसे डेवलप होती है, तभी हम उस बालक में अनुशासन की स्थापना कर सकते हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करके उसके नैतिक पहचान को हम निखार सकते हैं। साथ में राष्ट्र के प्रति अनुशासन रखने में मदद हासिल करा सकते हैं उस बालक के माध्यम से। चलिए, यह शिक्षक के लिए यानी शिक्षा में महत्व है। एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालक के हर एक अवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हुए उसके नैतिक विकास को और मानसिक विकास को समझना, ताकि हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में नैतिक और चारित्रिक निर्माण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रवृत्ति की होती है। यह शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे संबंधित एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, उसका डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।